नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को लोकमान्य तिलक के बारे में बतला रही हूँ। लोकमान्य तिलक का जन्म सन 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इनके पिता श्री गंगाधर तिलक थे। इन्होंने अपने पुत्र का नाम बलवंत रखा था, पर प्यार से उसे बाल पुकारते थे और आगे चलकर यही नाम संसार में प्रसिद्ध हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूना के स्कूल में हुई। सन 1876 में उन्होंने डेन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की और इसके 3 वर्षों बाद बम्बई विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि ग्रहण की। लोकमान्य तिलक की प्रतिभा और अध्यवसाय को देखते हुए उनके मित्रों को यह आशा थी कि वे वकालत के धंधे में अपूर्व सफलता प्राप्त करके शीघ्र ही धन और वैभव के स्वामी बन जाएंगे, पर उनका ध्यान किसी और तरफ था। वे देख रहे थे कि भारतवासी राजनीतिक दृष्टि से तो अंग्रेजों के अधीन हो ही गए हैं, वे पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक की चकाचौंध से भी भ्रमित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को तिलांजलि देते जाते हैं, और यदि यही स्थिति अधिक लंबे समय तक बनी रही तो वे कभी स्वाधीन नहीं हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही लड़कों के लिए एक ऐसी शिक्षण संस्था स्थापित की जहां उन्हें जीवन निर्वाह की शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्रीय भावों की वृद्धि भी की जाए, जो उनको अपने धर्म, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए सचेष्ट रहे। सन 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसमें उनके 2 प्रधान सहयोगी श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और श्री आगरकर थे। आगे चलकर इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य देशभक्त विद्वान भी सम्मिलित हो गए। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के 4-5 वर्षों बाद तिलक ने पूना में ही फर्गुसन कॉलेज की नींव डाली और उसे भी एक आदर्श शिक्षा संस्थान बना दिया। देश में राष्ट्रीय चेतना और देश सेवा की भावना उत्पन्न करने का कार्य मात्र शिक्षण संस्थान द्वारा शीघ्र नहीं हो सकता था, ऐसा अनुमान कर उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशन का कार्य भी शुरू किया। सन 1881 में उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। तिलक की अपार विद्वता का ही परिणाम था कि कुछ वर्षों में ही ये दोनों पत्र स्वावलंबी हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र ही नहीं, समस्त देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर चिरस्मरणीय प्रभाव डाला। उस समय अधिकांश समाचार पत्र सरकार की आलोचना करते हुए विरोध का एक भी शब्द लिखने में भयभीत होते थे, मगर तिलक का केसरी और कलकत्ते का अमृत बाजार जो निकलती थी वहाँ से पत्रिका, ये ऐसे ही पत्र थे जो निर्भय होकर सरकार की अनुचित कार्यवाहियों की कड़ी आलोचना करते थे और बड़े बड़े अधिकारियों की चालों का भंडाफोड़ करते थे। केसरी के मुख्य पृष्ठ पर आदर्श वाक्य के रूप में एक पद्य छापा करते थे, जिसका हिंदी भाषांतर यह है: यह भारत रूपी सिंह अभी निद्रित अवस्था में पड़ा है और इसी से निष्क्रिय जान पड़ता है। तुम्हारा हित इसी में है कि समय रहते ही इस देश को छोड़ जाओ, अन्यथा जब यह जागृत होगा तो जान बचाना कठिन पड़ जाएगा। उस समय हिंदी में किसी राष्ट्रीय पत्र का अभाव था, अतः तिलक की प्रेरणा से नागपुर से हिंदी केसरी निकाला गया, जिसमें लोकमान्य तिलक के मराठी लेखों का ही भाषांतर प्रकाशित किया जाता था, परंतु वह थोड़े ही दिनों तक चल सका, कारण तिलक पर राज विद्रोह का मुकदमा चलाकर सजा हो जाने पर उसे बंद कर दिया गया। और उस समय तक कांग्रेस जो थी थोड़े से राजनीतिक व्याख्याताओं तक ही सीमित थी। ज़्यादातर नर्म विचारों के राजनीतिक ही उसमें भाग लेते थे और साल भर में 10-5 विद्वतापूर्ण भाषण कर लेने और शासन सुधार संबंधी प्रस्ताव पास कर लेने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते थे। तिलक कांग्रेस को स्वाधीनता प्राप्ति का एक ऐसा प्रभावशाली साधन बनाना चाहते थे, इसीलिए वे उस समय भी जोरदार भाषण करते थे और लोगों में देशभक्ति जगाने का प्रयत्न करते थे। सन 1866 में भारत में प्लेग का बड़ा प्रकोप हुआ, जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक विभिन्न भागों में आतंक पैदा करते रहा। उस समय पूना में एक रैंड नामक अंग्रेज अफसर नियुक्त था।
जिसका व्यवहार जनता के साथ बड़ा कठोर था और उससे जनता बहुत आतंकित हो गई थी। इससे पूना के नवयुवकों में बड़ा रोष आ गया था और चाफेकर नामक युवक ने पिस्तौल से रैंड की हत्या कर दी। इससे समस्त अंग्रेज अफसर क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने चारों ओर दमन की धूम मचा दी, जिससे जनता घबरा गई। लोकमान्य तिलक ने सरकारी अधिकारियों पर दोषारोपण करते हुए केसरी में कई लेख लिखे। यद्यपि उन लेखों में कानून के विरुद्ध कोई बात नहीं थी, फिर भी सरकार ने अदालत की मानहानि के नाम पर तिलक को गिरफ्तार कर लिया और उल्टी सीधी कार्रवाई करके 18 महीनों के लिए कैद की सजा दे दी। जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और खराब भोजन दिया गया, जिससे वे बीमार पड़ गए। जब यह समाचार चारों तरफ फैला तो भारतीय जनता ही नहीं, इंग्लैंड के अनेक प्रसिद्ध पुरुष सरकारी नीति की निंदा करने लगे। मैक्स मूलर, सर विलियम हंटर, विलियम केन और दादा भाई नौरोजी आदि प्रसिद्ध विद्वानों और नेताओं ने इंग्लैंड के उच्चाधिकारियों को यह बतलाया कि तिलक जैसे महान विद्वान के साथ इस प्रकार का गलत व्यवहार ब्रिटिश शासन के लिए कलंक की बात होगी। इन सज्जनों के सम्मिलित प्रयत्न से तिलक को 1 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने पर जनता ने उनका जैसा स्वागत किया, उसकी मिसाल उस समय तक कभी देखने में नहीं आई थी। एक प्रकार से तिलक महाराज ने स्वयं कष्ट सहकर जेल को भी पवित्र कर दिया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर देश सेवा का व्रत धारण करने वालों ने जेल का भय ही त्याग दिया। तिलक के रोम रोम में बिजली चमकती थी। उनके दर्शन मात्र से पापी भी नम्र हो जाते थे। जब उनके बड़े पुत्र विश्वनाथ का देहांत हुआ, छोटी आयु में ही हो गया था, तो वे उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके जैसे ही घर लौटे वैसे ही सार्वजनिक कार्यों में लग गए। यह देखकर उनके एक मित्र ने कहा, क्या आपको अपने पुत्र से प्रेम नहीं था? कम से कम आज तो आपको यह काम काज बंद कर देना चाहिए था। तिलक ने जवाब दिया, मुझे विश्वनाथ बहुत अधिक प्रिय था। उसके मृत्यु का मुझे बहुत शोक है, पर अभी मेरे अन्य लाखों पुत्र जनता के रूप में मौजूद हैं। उनकी हितरक्षा भलाई का काम भी तो मुझे निरंतर करते रहना आवश्यक है। तो ऐसा उनका विचार था। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित की कभी सोचते नहीं थे, सिवाय जन कल्याण के। सन 1905 में बंग भंग का आंदोलन छिड़ जाने पर देश में नवयुवक वर्ग ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उद्यत हो गए। तिलक महाराज उस समय गर्म दल के सर्वप्रधान नेता थे। वे सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में अंग्रेजी माल का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों के बायकॉट आदि का प्रचार कर रहे थे। देश के सभी स्वाधीनता प्रेमी इस नेता के साथ थे, पर नर्म दल के राजनीतिक इनसे डरते थे। वे नेता भाषण देने में कुशल अवश्य थे, पर सरकारी अन्याय का खुलकर विरोध करने और उसके फलस्वरूप कष्ट सहन करने का साहस उनमें न था। सन 1907 की सूरत कांग्रेस में यह मतभेद बड़े उग्र रूप में प्रकट हो गया। कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उनकी नर्म दल नेताओं से टक्कर हो गई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारपीट और कुर्सियां फेंक कर मारने की नौबत आ गई। इस पर उस दिन का अधिवेशन भंग हो गया। दूसरे दिन नर्म दल वालों ने श्री अरविंद घोष की अध्यक्षता में अपनी कॉन्फ्रेंस अलग कर ली और इस प्रकार कांग्रेस में 2 दल हो गए। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक आंदोलन का तूफान बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। बंगाल में युवकों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का कार्यक्रम बनाया और खुदीराम बोस ने एक अंग्रेज अफसर को मारने के उद्देश्य से बम फेंका, जिससे दुर्भाग्यवश या संयोगवश जो भी हो 2 अंग्रेज स्त्रियां भी मारी गई। इस पर अंग्रेज समाचार पत्र ने बड़ा शोर मचाया और सब उग्रवादी नेताओं को एक साथ पकड़ लेने की सलाह दी। पायोनियर ने तो यहाँ तक लिख डाला कि अगर किसी अंग्रेज की हत्या की जाए तो उसके बदले में 10 भारतवासियों को फांसी चढ़ा दिया जाए। पर तिलक महाराज इस घोर दमन कांड को देखकर भी भयभीत न हुए। उन्होंने अपने पत्र में फ्लड ऑफ बम शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें अंग्रेज स्त्रियों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए लिखा कि भारतवर्ष में युवकों ने जो बम का प्रयोग आरंभ किया है, इसका उत्तरदायित्व सरकार की भारत विरोधी नीति ही है और इसका निवारण देश को न्यायपूर्ण अधिकार देने से ही होगा।
केवल दमन के सहारे उसका रोका जाए उसको कठिन है। सरकार ने इन लेखों के आधार पर तिलक को पुनः गिरफ्तार कर लिया और मनमाने ढंग से मुकदमा चलाकर उनको 6 वर्षों की सजा दे दी। उस समय तिलक महाराज की अवस्था 52 वर्ष की थी और उनका स्वास्थ्य भी कमजोर पड़ गया था, पर उन्होंने इस दंड को सहर्ष स्वीकार किया और यह प्रकट कर दिया कि सरकार का यह कार्य बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। सरकार इस प्रकार का दंड देकर आंदोलन को कुचल देना चाहती है, पर इससे तो वह उल्टा बढ़ेगा ही। सरकार ने लोकमान्य तिलक को भारतीय जेल में रखना भी खतरनाक समझकर मांडले यानी बर्मा की जेल में भेज दिया। वहाँ की जलवायु जो थी वह भारतवासियों के अनुकूल नहीं थी, इससे उनका स्वास्थ्य और भी खराब रहने लगा। तो भी उन्होंने अपना समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाया और सैकड़ों ग्रंथों का सार इकट्ठा करके गीता का रहस्य नामक अमर ग्रंथ की रचना उन्होंने कर डाली। जेल में रहते हुए ही सन 1912 में पूना में उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु का समाचार उन्हें तार द्वारा भेजा गया। तिलक चाहते तो उस अवसर पर सरकार से प्रार्थना करके घर जा सकते थे, परंतु उन्होंने बड़े धैर्य और आत्मसंयम से काम लिया। उन्होंने उत्तर में लिखा कि इस समाचार से मेरे दिल और दिमाग को बड़ा धक्का लगा है और शोक हुआ है। ऐसे अवसर पर मैं उसके पास न रह सका। इसका मुझे जितना दुख है उसे मैं लिख नहीं सकता, पर यहाँ भी मैं देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए जेल की कोठरी में बैठा हुआ हूँ। यह भी भगवान का विधान है और उसे हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तिलक का चरित्र हमेशा पवित्र और शुद्ध रहा। अन्य अनेक नेताओं की तरह इनके ऊपर कभी सार्वजनिक धन अपनाने अथवा सदाचार के विरुद्ध किसी प्रकार का कृत्य करने का आरोप नहीं लगा। उनमें आत्मिक बल अद्वितीय था। वे पक्के ईश्वर भक्त थे। ईश्वर में उनका पूरा विश्वास था, इसलिए कठिन से कठिन कार्य को अपने सिर पर ले लेते थे। जिस समय लोग स्वतंत्रता का नाम लेने से भी डरते थे, उस समय तिलक ने उच्च स्वर में यह घोषणा की कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता और नवयुवक आंदोलनकारी ही नहीं, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और अरविंद घोष जैसे महारथी भी उन्हें गुरु की तरह पूज्य मानते थे। 64 वर्ष की अवस्था में उन्हें बहुमूत्र की बीमारी अधिक कष्ट देने लगी। बम्बई हाई कोर्ट में उनका एक मुकदमा था। उसके लिए वे बम्बई आए और 5-6 दिनों तक मुकदमे के संबंध में बहस करते रहे। मुकदमे में उनकी जीत हो गई, पर अधिक परिश्रम करने से उनको ज्वर आने लगा। 22 जुलाई 1920 को उनकी 64वीं वर्षगांठ बम्बई में बड़े धूमधाम से मनाई गई। उसमें भाग लेने को उन्हें भी वहां जाना पड़ा। सार्वजनिक उत्सव के अनेक कार्यक्रमों में उपस्थित रहना आवश्यक होने के कारण स्वास्थ्य पर इनके बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे बीमारी और भी बढ़ गई। उनको बम्बई के सरदार गृह होटल में लाकर रखा गया, जहां वे सदैव ठहरा करते थे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया और उनको बचाने की भरपूर कोशिश की गई, परंतु कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। उनकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती चली गई और 31 जुलाई 1920 को आधी रात को उन्होंने अपनी इहलीला संवरण करके महाप्रयाण किया। मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व ही उन्होंने डॉक्टर देशमुख से कहा, मैं अपनी इच्छा से जीवित रहा हूँ और यदि मरना होगा तो केवल अपनी इच्छा से ही मरूंगा। यह लक्षण और यह बात बोलना साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, किसी जीवन मुक्त पुरुष का ही यह कथन हो सकता है। और तिलक भगवान के जीवन कार्यों पर दृष्टिपात करके तिलक थे। हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में वे संसार में रहते हुए भी सांसारिक विषयों से बिल्कुल निर्लिप्त थे।